आयुर्वेद, जिसकी शुरुआत करीब 4000 साल पहले भारत में हुई थी, आज उस आयुर्वेद को पूरी दुनिया पहचान रही है। मोदी सरकार ने जिस तरह से आयुर्वेद को ग्लोबली पहचान दिलाई है, उसका उदाहरण है कि दुनिया के 150 देश आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं। कि आयुर्वेद का जो पर्पस है वो है जीवन की रक्षा करना और जो जीवित है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। जो पीसीओडी जो कहा जाता है, पीसीओडी पीसीओएस को जो है पीसीओडी पीसीओएस की अवस्था के अंदर कंसेप्शन नहीं करना, ये आयुर्वेद बताता है। तो नेचुरली भी ठीक हो जाती है और थोड़ी औषधि की उसके बाद से आराम से ठीक हो जाती है। ये पीसीओएस ये ठीक हो जाती है बिल्कुल श्लोक के रूप में, श्लोक के रूप में उपलब्ध है। आर्तव श्राव दिवसात अहिंसा ब्रह्मचारिणी, आई ट्रांसलेटेड ऑल्सो। आज भी तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में रजस्वला परिचर्या का पालन होता है। साइंटिफिकली कहें या जो उसका एक बहुत कोर और लॉजिकल रीजन है, वो आपने देखा हो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस भारत के अंदर भी बढ़ने लगे, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बोला कि जो शरीर की गर्मी बड़ी होती है, तो उसमें दो चीजें होती है। पहला, स्नान नहीं करना है, नहाना नहीं है। नहाना नहीं है। वो सर्विक्स कैंसर न हो उसके बचाव के लिए ये एचपीवी वैक्सीन है। इफ आई से इट वेरी वेरी सिंपली, मतलब कैंसर मतलब बच सकता है मैम? कैंसर बच सकता है। आपके सारे आईवीएफ सेंटर कम से कम 50% तो बंद ही हो जाएंगे। बंद ही हो जाएंगे। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का अनहद टेल्स पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी होस्ट दिव्या गुप्ता। जैसे कि हर बार हम एक नई टॉपिक पे बात करते हैं, एक नई जर्नी को अनवील करते हैं, वैसे ही इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नारी के बारे में। अब ये जो हम अभी बात कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी के बारे में कि नर नारी बराबर हैं, ये चीजें अभी से शुरू नहीं हुई, काफी पहले से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। शायद हम अपने कल्चर को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो इसी टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं अपने गेस्ट के साथ, जो है अंशु दुबे जी। शी इज ऑल्सो अ फाउंडर ऑफ ब्रह्म वर्चस्व। सो वेलकम ऑन माय शो मैम। थैंक यू वेरी मच। ये मैं कहूँ तो मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ आई हैं। एंड आज हम लोग इन बहुत सारे ऐसे मतलब विषयों पे बात करने वाले हैं जो शायद हम कई बार अनदेखा कर देते हैं, हम समझते नहीं है, या फिर हम धीरे धीरे अपनी जो संस्कृति है उसे धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि मैंने देखा आपने काफी चीजों पे मतलब काम कर रहे हैं आप, तो मैं जानना चाहूंगी कि राजस्वला परिचर्या जो है वो है क्या? ये रजस्वला परिचर्या जो है, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। तो रजस्वला और इट्स अ कंसेप्चुअल वर्ड, मतलब ये एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में अपना मीनिंग भी बताता है। तो रजस्वला होती है द मेंस्ट्रुएटिंग वुमन। जिस स्त्री को पीरियड्स हो रहे होते हैं उसको रजस्वला कहा जाता है। रजस्वला कहते हैं, तो मेरा प्रोनाउंसिएशन भी इसका जी वो थोड़ा सही करना रजस्वला कहते हैं। रजस्वला परिचर्या। और रज बोलते हैं रक्त के लिए, जो एक हमारा एक गुण होता है उसको रज कहते हैं। उसी से ही रजस्वला, जिसमें उस समय उसकी अधिकता होती है, वो जिसके पास होती है वो स्त्री, वो रजस्वला। और परिचर्या मीन्स रूटीन, सर्टेन डिसिप्लिन, मतलब कुछ जैसे कहते हैं नियम जो है या कुछ चीजें जो एक विशेष रूप से करी जाएं, उसको परिचर्या कहते हैं। चर्या या परिचर्या कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा वर्ड दिनचर्या। हाँ। ऐसे दिनचर्या है, रात्रिचर्या है, ऋतुचर्या है, मैथुनचर्या है, रजस्वला परिचर्या है, गर्भिणी परिचर्या है, प्रसूता परिचर्या। अच्छा। तो इस तरह से असल में जो क्या है कि जब एक तो है हमारी नॉर्मल हम एक लाइफ जो है वो जीते हैं, तो उसको भी एक आप किस तरीके से ऐसे जिसे कहते हैं हम उसको जब कॉन्शियसली जीते हैं और उसके साथ में कुछ चीजों एलिमेंट्स को उसमें डेलिबरेटली ऐसे करते हैं कि जिससे हमारा जीवन ठीक रहे, हमारी हेल्थ ठीक रहे, और जो हमारा एटमॉस्फेयर, परिवार, जो कुछ भी है, मतलब उसके बड़े सारे कंपोनेंट्स हैं, वो सब ठीक रहे, तो उसको परिचर्या कहते हैं। तो रजस्वला परिचर्या का अर्थ है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जो पहले 3 दिन रहते हैं पीरियड्स के, उस समय एक लेडी को, एक स्त्री को क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या करना है और क्या नहीं करना, दोनों चीजें, जो डूज एंड डोंट्स, जो उसके नियम है। और उसको नियम अगेन, अब इसमें क्या होता है कि नियम को हम जनरली बोल देते हैं रूल, और रूल बहुत रिजिड हो जाती है, जड़ वस्तु हो जाती है। तो वो आपको उसको गाइडलाइन की तरह देखना है। इसलिए देखना है कि वो आप पालन करें ना करें, ये आपके संकल्प के ऊपर है। तो वो नहीं करेंगे तो कोई आपको घर से बाहर निकाल देगा, ऐसा नहीं, लेकिन वो ना करने के अपने को ही नुकसान है।
तो जो भारत के अंदर जितने भी हमारा जो हमारा मूल ज्ञान है वो कोई भी डिक्टेटिंग नहीं है, पर उसकी गाइडलाइन वो इतनी क्लियर है और उसके रीजंस बताता है कि भाई आपको ये क्यों करना चाहिए, तो आप ये करेंगे इसलिए ऐसा होगा। तो वो करने में क्या क्या करना है वो जब एक पर्टिकुलर सेट में, एक फ्रेमवर्क में या एक स्कोप में रखा जाता है तो उसको परिचर्या कहते हैं। और एसेंशियली वो मतलब आपकी लाइफ और लाइफस्टाइल से जुड़ी होती है। उसके अंदर मुख्य रूप से 2 या 3 चीजें होती हैं, आहार, विहार, व्यवहार और औषधि। तो मैं चाहूंगी कि मेरे ऑडियंस को आप एक एक करके ये सारी जो चीजें करनी चाहिए, जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो हम करें, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे जैसे हम पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम वो चीजें भूलते जा रहे हैं। हमें लगता है वो दकियानुसी चीजें हैं एंड हम वो सब चीजें छोड़ के धीरे धीरे मतलब सब कुछ अलग तरीके से जीवन जीने लगे हैं। तो ये शायद मुझे लगता है जीवन शैली को एकाग्र रखने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शायद आप एक एक जो पॉइंट्स है उस पे आप अगर बता पाए। नहीं, बिल्कुल मैं बताती हूँ, और ये बताना इसलिए जरूरी है दिव्या जी क्योंकि ये मेन स्ट्रीम के साइकी से गायब हो चुकी है। तो उसमें उसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे आपने बोला कि मिथ या जो मिसकंसेप्शंस हैं, गलत फहमियां, और एक उर्दू में जैसे इंग्लिश में तो केवल मिसकंसेप्शन कहा जाता है, उर्दू में अगर हम बोले तो होता है खुशफहमी और गलतफहमी। खुशफहमी और गलतफहमी। गलतफहमी मतलब आप गलत रूप से किसी चीज के बारे में उसको अज्यूम कर रहे हैं, और खुशफहमी मतलब आप अपनी दुनिया में हैं, आप उसको समझ रहे हैं कि जो मुझे समझ में आ रहा है वो अच्छा है, वो ठीक है, बट असल में वो भी इल्यूजन ही है वो भी। तो वो जो खुशफहमी है वो ये है कि जो कुछ भी होता था और जो हमारी फैमिलीज में या परंपरागत रूप से होता आया है वो सब जो है वो टैबू है, वो ऑब्सोलीट है, मतलब पुराना है, वो बिल्कुल पालन करने लायक नहीं है। और उसने हमको या स्त्रियों को, जो आपने एक इनिशियली आप जो बात कर रही थी समानता की, वो ऐसा रोक के रखा हुआ था, इसलिए उस सबको हमको छोड़ देना है। और जब एक जनरेशन ने उसको छोड़ने की सोची तो उसने उसको अपने आगे वाली जनरेशन को पास नहीं किया, और जब उसने आगे वाली जनरेशन को पास नहीं किया तो उस नेक्स्ट जनरेशन को पता ही नहीं चला। और जब उस जनरेशन को जो चीज पता ही नहीं है, और जो उसने स्कूल से लेके या पैदा होने से लेके 12 साल, 15 साल, 16 साल तक, जब तक पूरी जो पर्सनालिटी का एक आपका एक नोशन बनता है, तब तक उसको वो नहीं पता थी, तो वो उसको आगे जीवन में कभी मानने में उसको बहुत मुश्किल होगी। तो ऐसी जो चीज होती है उसी के अंदर ये क्या है कि जो बहुत सारी चीजें की मिथ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका नाम वैसे नहीं लूंगी, पर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भारत के विषय में, जो भारतीय ज्ञान है ओवरऑल जिसे कहते हैं कि लोगों का जीवन अच्छा हो और सब कुछ हो, बहुत ही बड़ा ग्रुप है। उनका बहुत रिसेंटली एक कैंपेन की तरह से उन्होंने एक वो लॉन्च किया कि जिसमें अब क्या होता है कि हम जनरली दादी नानी को एक बड़े पायस जगह पर रखते हैं कि उनकी हमारी जो उनके साथ रिस्पेक्ट और प्रेम का जो कॉम्बिनेशन होता है वो माँ बाप के साथ नहीं होता, सिबलिंग्स के साथ नहीं होता, तो दादी नानी के साथ, और विशेष रूप से दादी और नानी जो मदर का एक एपिटोम सुपरलेटिव रूप होती है, तो उसकी भी उसने जो बात कही वो बहुत सयानी होती हैं, तो वो जो कहती हैं वो तो सही है, या फिर उनकी कही हुई हर बात जो है वो रूढ़ी है। ये 2 एक्सट्रीम हम देखते हैं, और ये 2 एक्सट्रीम इसलिए देखते हैं क्योंकि जिस तरह से आजकल हम लोगों के हमारे माइंड मैपिंग होती है, हम लोग केवल बाइनरी में देखते हैं, सही है या गलत है, राइट है या रॉन्ग है। कस्टमाइजेशन जो है वो हमको समझ में नहीं आता है, जो भारत के मूल में हमेशा से रहा है। तो वो दादी नानी जो कहती हैं उस बात में बहुत वेट होता है। तो वो जो क्या हुआ है कि वो जो एक सीरीज जैसे कॉमिक स्ट्रिप्स होती है ना आजकल एनिमेशन वगैरह का काफी यूज करके, तो उसमें एक छोटी बच्ची है, मतलब वही 10-11 साल की, वो अपनी दादी से पूछ रही है कि अरे दादी मुझे तो पीरियड्स के टाइम पे खाना मम्मी रसोई में नहीं जाने दे रही, तो क्या खाना बनाने के लिए रसोई में नहीं जाना चाहिए? तो वो दादी बोल रही है अरे नहीं ये तो बिल्कुल बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पुराने जमाने की बातें हैं। पहले तो क्योंकि ऐसा होता था, किचन बहुत दूर होती थी, फलान कुछ भी, मतलब उन्होंने एक लॉजिक दिया है, और इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल जाओ खाना बनाओ, रसोई में जाओ, सब कुछ करो। और जो रजस्वला परिचय है जो आपने बोला, ये आयुर्वेद का असल में एक ये पूरा कॉन्सेप्ट है, और उसके अंदर ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि खाना नहीं बनाना है। खाना नहीं बनाना है, खाना नहीं बनाना है। क्यों खाना नहीं बनाना है? क्यों? क्योंकि क्या होता है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको रजस्वला परिचय के बारे में बताना पड़ेगा, और फिर मैं आपको ये बताती हूँ कि ये आहार विहार व्यवहार की जो बात होती है, जब हमारी जो बॉडी होती है, जो मेल एंड फीमेल आर नॉट सेम, इक्वालिटी एंड सिमिलैरिटी 2 अलग वस्तु है। तो वो आज की समस्या क्या होती है कि इक्वालिटी को सिमिलैरिटी से मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये बहुत ही सही बात आप कह रहे हैं। तो माने भाई अगर स्त्री और पुरुष एक ही होते तो एक ही बनाता ना प्रकृति,
वो नहीं बनाए हैं। जो भारत के हिसाब से, जो कहीं के भी हिसाब से 3 जेंडर, सारी दुनिया में बाइनरी स्टाइल में केवल 2 जेंडर की स्त्री और पुरुष, नर और नारी। हाँ। और भारत में हमेशा से शुरू से स्त्री पुरुष या नर नारी और नपुंसक, जो पुंसक नहीं है, जो नारी नहीं है ऐसा नहीं कहा जाता, जो पुंस नहीं है यानी पूर्ण पुंस नहीं, जिन भी कारणों से नहीं हुआ वो नहीं है। और नारी कौन है या स्त्री कौन है उसके लिए बिल्कुल एक एब्सोल्यूट लक्षण दिया हुआ है, और वो लक्षण आयुर्वेद से ज्यादा अच्छी तरह से, जिसको हम लोग फिलॉसफी कह देते हैं, जो असल में हमारी अप्लाइड साइंसेज है, न्याय दर्शन, उसमें गौतम मुनि ने उसका एक लक्षण जो है, हर किसी, जितने भी क्रीचर्स हैं, जितनी सृष्टि है, हर किसी के लक्षण है। तो स्त्री का लक्षण क्या है कि जिसके पास गर्भाशय है और जिसके पास योनि है। यस, एंड आई थिंक ये जो गर्भ होना, ये हमारे लिए ईश्वर का सबसे बड़ा, मतलब क्या बोलूं, हमारे लिए वरदान है, क्योंकि सिर्फ हम ही जननी हैं और सिर्फ हम एक दूसरा अपना, मतलब नेक्स्ट टू क्रिएटर है, हम एक जी। दूसरे इंसान को जन्म दे सकते हैं, जो कि पुरुष नहीं दे सकते। हाँ, वो अलग बात है कि ये दोनों के मतलब सहयोग से होता है, लेकिन बड़ा भार जो है वो स्त्री के ऊपर है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो जब ये, और दूसरी बात, जहाँ प्रकृति की बात या नेचर कहें, ईश्वर कहें, जो हमारी डिवाइन एनर्जी, जो भी कई नाम से हम उसको जानते हैं, वो जो ज्यादा बड़ा भाग देती है वो हमेशा रिसीवर को देती है। जिसको नर्चर करना होता है उसको ज्यादा एबल बनाती है, उसको ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है, उसकी एंड्योरेंस ज्यादा अच्छी बनाती है। इसलिए वो सब चीजें स्त्री में नेचुरली रूप से वो ज्यादा पाई जाती हैं अच्छी। तो वो दोनों सेम नहीं है, इक्वल, सोसाइटी के स्टेप पे इक्वल होना एक अलग चीज है। और भारत के विधान में तो स्त्री को ऊपर रखा गया, स्त्री नीचे नहीं है, ऊपर है। परिवार का केंद्र बिंदु स्त्री है, और इसलिए स्त्री का जो स्वास्थ्य है वो अगर अच्छा नहीं रहता है तो पूरे परिवार का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अब ये छोटा सा, मतलब एक आधा, मतलब वो ले लो कि अगर एक दिन आपकी मम्मी बीमार हो जाती है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। वो लगता है कि बस, मतलब चीजें तो चल ही नहीं रही, चीजें बिखरे पड़े हैं, घर सा नहीं रहता। बिल्कुल। तो उसी दृष्टि से तो ये जो स्त्री है, जिसको घर, जो परिवार की धुरी है, डजंट मैटर वो आज के समय में वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, जो भी है, जो घर की जो लक्ष्मी होती है, और वो हायरार्की से डिसाइडेड है। तो जब माता पिता और बेटा बहू जिस तरह सब लोग साथ रह रहे हैं, तो जो स्त्री कही जाएगी, वो जो माने जो बड़ी है, फॉर एग्जाम्पल जिसको सास समझ के कह सकते हैं, वो है। और जब उसकी वानप्रस्थ की आयु आई, जब वो उसके बेटे की शादी हुई, घर में बहू आई, उसके बाद वो वानप्रस्थी होके, उसकी बैक सीट होके घर की लक्ष्मी, वो मेन जो है, वो महिला जो है, वो नई जो बहू आई है वो बन गई। तो वो जो घर की जो लक्ष्मी, जिसको घर की लक्ष्मी कहा जाता है, लक्ष्मी जो है वो धुरी है। तो उसका जब स्वास्थ्य, जैसे आपने ये एग्जाम्पल से बताया, उसको ठीक रहना बहुत अच्छा आवश्यक है। और जो स्त्री है या जो लेडी है, नारी की जो हेल्थ है, जो आयुर्वेद की दृष्टि से, और आयुर्वेद जो है वो, आयुर्वेद इज अ साइंस ऑफ लाइफ, वो जीवन का विज्ञान है। वो वटी गुटी खाने का, या अगर मैं बीमार हो जाऊं तो मुझे दवाई लेके बुखार उतारने का विज्ञान नहीं है, उतना सीमित नहीं है। जीवन के लिए जो कुछ भी चाहिए, और केवल मनुष्य के नहीं, मनुष्य के जीवन के लिए, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, जितने भी तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं सबके लिए, और उसके साथ साथ पेड़ पौधों के लिए भी, सबके लिए भी जो कुछ चाहिए वो सब उसके अंदर इनकम्पासिंग है। तो उसके अंदर वो ये बिल्कुल क्लियरली बताता है कि जो स्त्री का जो स्वास्थ्य है वो उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो अगर उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी नहीं होगा तो उसका पूरा हेल्थ प्रभावित होगा। पुरुष के साथ ऐसा नहीं है। मान लीजिए पुरुष के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या उसके रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में कुछ बाधा है या कुछ चीज है, उसकी वजह से उसका पूरा स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होता, स्त्री का होता है। कैसे? मतलब एक क्योंकि उसकी जो भी चीज होती है उसका गर्भ के थ्रू जाता है। आप देखिए उसकी जो उसकी बॉडी में जो रक्त का पूरा प्रभाव होता है, कोई भी चीज गर्भ के से अलग नहीं, क्योंकि वो बॉडी का भाग है। तो उसी में से होके जाता है। और ये जो मैं मतलब आई एम अज्यूमिंग कि सब लोग जानते ही होंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे चलती है, बिकॉज बहुत डिटेल हो जाएगी अगर हम उसमें जाएं। तो वो जब वो उसका यूटिलाइजेशन नहीं होके जो एग्स हैं एज वेल एज जो गर्भाशय है, जो यूट्रस है, उसकी जो स्किन होती है, जब वो पील हो जाती है वो निकलती है। तो वो आता कहाँ से है? रक्त कहाँ से आया? बॉडी के अंदर से आया ना, बॉडी से के अंदर से आपसे वो मिला हुआ है। इसी तरीके से जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है वो स्त्री की बॉडी में और पुरुष की बॉडी में थोड़ा अलग होता है। उसके जो एक हम ये अब तो हम जान चुके हैं मॉडर्न साइंस से भी, राइट, कि जो दोनों के जो हार्मोन्स हैं वो अलग, उनके नाम अलग अलग दिए जाते हैं।
और उनका जो सिक्रेशन होता है वो कहाँ से होता है, गर्भ के पास से भी जो उसके हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है वो उसकी बॉडी के अंदर जो है अलग तरीके से काम करता है और पुरुष की बॉडी के अंदर अलग तरीके से काम करता है। उसको बिल्कुल सिंपल रूप से समझने के लिए आप ये देखिए कि आपको अपनी बॉडी को बताना नहीं पड़ता कि अब 28 दिन हो गए हैं, नाउ इट्स टाइम टू मेंस्ट्रुएट, इट हैपेंस नेचुरली, वी आर अ नेचुरल बीइंग। हम ये जो पूरा कॉस्मोस जो ब्रह्मांड हिरण्यगर्भ से आया है उसको कॉस्मोस कहते हैं और वी आर ऑल्सो कॉस्मिक बीइंग्स। तो वो जिसको एक ऋत बोलते हैं, जिसको एक रिदम ऑफ लाइफ कहा जाता है, उसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है भारत में वो होता है ऋतु, और उसी से ऋत से ही ऋतु बना है और इसलिए इसको ऋतुमती, स्त्री को रजस्वला जो होती है उसको मेंस्ट्रुएटिंग वुमन को ऋतुमती भी कहा जाता है, ऋतुमती भी, क्योंकि ये ऋतु है, दिस इज अ स्पेशल टाइम बिकॉज शी ओव्यूलेट्स, शी बिकम्स एवरी मंथ शी बिकम्स रेडी टू बी एबल टू प्रोक्रिएट। एक जन्म को, एक जीवन को नया रूप देने के लिए वो हर महीने तैयार होती है। तो जब हर महीने जिसके अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, नेचुरल रूप से एक पूरी साइकिल चल रही है, वो और पुरुष एक तो हो नहीं सकते, तो दोनों का प्रोसेस अलग है। और क्योंकि दोनों का प्रोसेस अलग है इसलिए दोनों के जो जीने के मतलब आप कहें नियम या जो डूज एंड डोंट्स और गाइडलाइंस हैं वो अलग है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, आपने पूछा कि भाई रसोई में नहीं जा सकते, खाना नहीं खा सकते, तो बेसिकली जिस समय जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो बॉडी में प्राइमरीली अगर आप उसको आयुर्वेद या भारतीय ज्ञान की दृष्टि से देखें, जो जिसकी स्पेशलिटी ये है कि वो चीजों को बहुत सिंपल रूप से बता देता है। और ये एक वेस्ट के साथ जो एक कंटेंशन आती है वो एक इसलिए भी आती है क्योंकि उनको बड़ी ईर्ष्या होती है कि इतनी डिफिकल्ट चीजें इतनी आसानी से कैसे कंसेप्चुलाइज करके बताई जा सकती हैं। वो कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, उसमें मतलब 17,000 उसमें पीएचडी पेपर्स होने चाहिए और इट शुड बी विद अ ग्रुप ऑफ पीपल। वर्सेस जो भारत का कल्चर है वो है कि सबके पास, इसलिए हर घर में सबको पता था कि रजस्वला परिचर्या क्या है, उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। और अब हमारी ये स्टेज है कि हमें ये तक नहीं पता कि वो गाइडलाइंस हैं क्या, उनके पीछे क्यों है, वो तो एक बाद की बात है। तो वो अब क्या है, क्योंकि एक जनरेशन ने ये काम छोड़ दिया तो नेक्स्ट जनरेशन आई है वो सीधा क्वेश्चन कर रही है। जैसे उस बच्ची ने पूछा अपनी दादी से कि भाई हम रसोई में क्यों नहीं जा सकते। तो होता क्या है कि उस समय अगर आप देखें तो जो आयुर्वेद की दृष्टि से या भारतीय दृष्टि से शरीर जो है 3 दोषों से मिलके बना है। उसको बोलते हैं कफ, वात और पित्त। आपने ये नाम सुने होंगे, हमेशा सुना है आयुर्वेदिक। तो जब मतलब मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है, पीरियड्स होते हैं, तो 3 फंडामेंटल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर वुमन की। पहला चेंज ये होता है कि शरीर के अंदर गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी क्यों बढ़ती है? क्योंकि रक्त को बाहर निकलना है, प्रवाही होना है। तो उसके लिए जितनी उष्णता रहेगी, अब आप जनरली आप देखो कि पानी, अगर किसी आप हिल स्टेशन पे जाएं या जनरली आप देखें कि पानी जब जमा हुआ होता है या कोई भी आप घी ले ठहर जाता है, तो घी जो है वो तब आसानी से बहता नहीं। तो लेकिन जब उसे गर्म कर देते हैं, उसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वो बिल्कुल सरलता से फ्लो कर जाता है। ये चीज आपकी बॉडी के अंदर होती है और ये नेचुरली होती है, नेचर करता है। तो पहला होता है कि शरीर के अंदर की गर्मी बढ़ जाती है। दूसरा जो होता है, ये जो 3 कफ, वात, पित्त हैं, और ये वो गर्मी कैसे बढ़ती है? वो गर्मी बढ़ने वो 2 जगह बढ़ती है आपकी, माने जो आपकी जो मस्कुलर बॉडी के कुछ कंपोनेंट्स हैं वहां बढ़ती है और आपके रक्त में बढ़ती है। तो जैसे बॉडी का टेम्परेचर, जब आपको बुखार होता है, हम अगर थर्मामीटर से नापे तो में बढ़ा हुआ आएगा। जब रजस्वला होती है स्त्री पीरियड्स के टाइम पे, वो टेम्परेचर थर्मोमीटर में नहीं आएगा क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट उसके लिए नहीं बना है। बट उसी तरीके से वो बिल्कुल एग्जैक्टली अवस्था होती है बॉडी के अंदर जो आपकी बुखार में होती है। तो बुखार में आपको गर्मी बढ़ी होती है, बुखार में हम क्या करते हैं? नहाते नहीं है, आराम करते हैं। हम भागने दौड़ने के बहुत फटीग वाले, स्ट्रेस वाले काम नहीं करते हैं। हमारा कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत बोलने का ही मन नहीं करता, ज्यादा बोलते सिर में दर्द हो जाता है। और फिर हम उसके लिए कुछ ऐसा करते हैं कि भाई जो ये पीरियड है, जब तक बुखार है तब तक हम कुछ विशेष करें, कुछ दवाई लें अगर हमें लेनी है तो, और वी लेट द फेस पास। इट इज एग्जैक्टली द सेम वे ऑन द इनसाइड ऑफ बॉडी ऑल्सो। वो अपने आप वो 3 दिन बाद वो खत्म हो जाता है। तो वो बॉडी की हीट बड़ी होती है। दूसरा जो कफ, वात और पित्त है, जो कफ है, कफ इज द एक्यूमुलेशन, मतलब वो जो हमारा मस्कुलर मास है, जो मास है वो कफ है मोस्टली। जो पित्त है, माने जो हमारा प्लाज्मा है, हमारा रक्त है, वो जनरली पित्त होता है। और जो हीट को जो कैरी करता है वो पित्त होता है, या बॉडी के अंदर जो हीट को सर्कुलेट करता है वो पित्त होता है। और पित्त इज नॉट बाइल, इंग्लिश में उसको बाइल कहते हैं, शब्द ठीक नहीं है। और तीसरा होता है वात, यानी वायु। तो वात क्या होती है? जो किसी भी चीज को कैरी करने का जो काम है वो वायु करती है। तो पंच महाभूतों में से एक है, उसी को सीधा सीधा वायु को वात करें तो उसका कार्य है गति, या उसका जो लक्ष्य, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है गति, मोशन।
तो वो जो मोशन है, और आयुर्वेद के हिसाब से हमारे शरीर में जहां जहां पे वो रहती है ज्यादा, उसके हिसाब से 5 तरह की वायु बताई गई है। तो एक उसमें से होती है अपान वायु, जिसका काम होता है हमारे शरीर में से मल को निकालना, यानी जो भी वेस्ट है हमारे शरीर के वो अंदर उसको निकाल देती है, निकालना। हाँ। तो उसके अंदर एक तो आपका जो बोल सिस्टम है, बोल मूवमेंट है जो आपका, उसके अंदर आता है, मतलब बेसिकली यूरिन पास करना और स्टूल पास आई करना। थिंक और उन दिनों सी में अगर ये देखा भी गया है कि हाँ आपको ब्लोटिंग ज्यादा होता है, आपकी करेक्ट जो कॉन्स्टिपेशन है, अगर आपको ऐसे नॉर्मल डेज में कॉन्स्टिपेशन अगर रहती है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे वो कॉन्स्टिपेशन कम हो जाती है। ये राइट, ऑब्जर्व बिल्कुल मतलब किया वो जाता है। इसलिए होती है क्योंकि अपान वायु ज्यादा एक्टिव होती है। हम्म, और अगर आपने बाकी टाइम में रेगुलेटेड नहीं रखा हम्म, तो वायु क्योंकि ज्यादा बन रही है, हम्म, तो वो अब केवल अपान वायु बनने की बजाय और चीजों में भी कन्वर्ट होती है, तो ब्लोटिंग हो जाती है, सिर में दर्द होता है, बॉडी में पेन होता है, वगैरह वगैरह। वो सब जो है सीधा सीधा रिलेटेड है कि हम वायु का मैनेजमेंट ठीक नहीं करते। तो वो जो वायु होती है अपान वायु, वो क्या हर चीज को नीचे की ओर पुश कर रही होती है। तो उसमें क्या होता है कि उन तीनों के बैलेंस में फर्क होता है। पित्त क्योंकि बढ़ी हुई है तो पित्त बढ़ा हुआ होता है। तो जो तीनों का जो आइडियल कॉम्पोजिशन होता है कफ वात पित्त का, वो अलग होता है ड्यूरिंग पीरियड्स, और ड्यूरिंग नॉन पीरियडियल डेज वो अलग होता है। तो ये दूसरा होता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो केवल ऑफ कोर्स भारत बताता है, आयुर्वेद बताता है, क्योंकि एनर्जी का साइंस जो है वो केवल भारत के पास है। मॉडर्न जो साइंटिफिक टूल्स या जो उनकी सिचुएशन है वो वहां तक पहुंची नहीं है। अब क्वांटम फिजिक्स के आने के बाद एक सर्टेन डिग्री तक वो पहुंचे हैं, तो वो उसको कोशिश करते हैं। पर ये भारत तो उसको सैकड़ों हजारों साल पहले पूछ, और हजार मतलब 2-3 हजार साल पहले नहीं है, 25-20 हजार साल पहले कर चुका था। तो वो जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी का दो चीजें होती है। एक होती है एनर्जी की डायरेक्शन। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में जो हमारी, हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ना कई बार हम किसी अच्छी जगह में होते हैं बड़ा अच्छा लगता है, तो या किसी व्यक्ति से मिले बड़ा अच्छा लगा है, तो वो क्या होता है असल में कि एनर्जी ना बाहर से अंदर की ओर, उसका जो चक्र होता है बाहर से अंदर की ओर होता है। तो बाहर अच्छा है तो अंदर भी अच्छा जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। बाहर बुरा है तो आपको भी ऐसा लगेगा। बट क्योंकि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आपकी बॉडी में से जो वेस्ट है वो बाहर जाना है, तो उसके लिए नेचुरली जो आपका जो एनर्जी का साइकिल है वो उल्टा चल रहा होता है, अंदर से बाहर की ओर। और तीसरा, क्योंकि ये एक फैक्टर तो है ही, काम तो हो ही रहा है, और इसमें से केवल गर्भ में से नहीं जाते हैं, आपकी बॉडी में जहां जहां भी टॉक्सिन्स होते हैं वहां से वो उसको पुल करके वो आपके इसके माध्यम से निकलता है। तो जब ये हो रहा होता है तो बॉडी को इंटरनली हमको फील नहीं होता क्योंकि वो सूक्ष्म लेवल पे है, लेकिन शक्ति की आवश्यकता होती है। तो शक्ति का क्षय होता है, एनर्जी का डिप्लीशन होता है। तो ये 3 चीजें जो मुख्य होती हैं। तो रजस्वला परिचर्या का पूरा पर्पस जो है, या जो हमारा जो एक धर्म है, उसके लिए, धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं, बिकॉज अगेन वो बड़ी लिमिटेशन हो जाती है, वो आप जो मतलब आपकी जो करना है उसका पालन करना करेक्ट उस सर्कमस्टेंस में। तो उस सर्कमस्टेंस में स्त्री को क्या करना होता है कि ये जो तीनों चीजें नेचुरली हो रही हैं उसमें उसको डिस्टर्बेंस नहीं करनी। जैसे अब अगर हम इसे और मतलब सिंप्लीफाइड अगर तरीके से अगर कहें अपने ऑडियंस को, तो हमारे क्या क्या मतलब चीजें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। राइट। तो उसी में सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि जो खाना शरीर की जैसे गर्मी बढ़ी बढ़ी होती है, तो उसमें 2 चीजें होती है। पहला, स्नान नहीं करना है, नहाना नहीं है। नहीं है। और ये बिल्कुल उल्टा है जो आजकल हो रहा है, चल रहा है। और आप किसी से पूछे, बोलते हैं इट वाज अ मिथ, कि नहीं नहाना होता था, क्योंकि टेम्परेचर बॉडी का ड्रॉप हो जाता है। आप फीवर में नहाते हो? नहीं नहाते। इट्स एग्जैक्टली द सेम। तो बिल्कुल आपको अपनी बॉडी को वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आप फीवर में करते हो। तो बोलते हैं भाई नहाए बगैर तो बड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्या करें? तो जैसे आप बुखार में करते हो कि स्पॉन्ज करो, योनिक क्षेत्र की सफाई प्रॉपर करिए, वो आपको बिल्कुल वो करनी है। लोग क्या करते हैं, क्योंकि आज के जमाने में इतनी लेथार्जी और इतना आलस आ चुका है कि लोगों के लिए ना नहाने का मतलब होता है ना कपड़े चेंज करना, ना घर से बाहर जाना, बिस्तर में पड़े रहना। मतलब ना नहाने के आसपास की जो सर्कमस्टेंस होते हैं ना, वो उसको अज्यूम कर लेते हैं वो भी वैसे ही होगा। ना नहाने का सिंपल मतलब ये है कि आपको जल से पूरा नहाना नहीं। तो वो आपको स्पंज आपने कर लिया, तो ये एक उसका होता है कि नहाना नहीं होता। और भारत के अंदर शुचिता को या नहाने पे इतना ज्यादा फोर्स है, चाहे आप हमारे आगम की बात कर लें, मतलब जो हमारे रीति रिवाज हैं, या ओवरऑल स्वास्थ्य की बात कर लें, नहाना इतना इंपॉर्टेंट है कि 8 प्रकार के स्नान बताए हैं। 8 प्रकार के स्नान होते हैं। और उसमें जब ऋषि ये कह रहे हैं कि स्नान नहीं करना है, तो आप ये सीधा सीधा समझिए कि वो बहुत ही बड़ी बात होगी जिस कारण से ऐसा कहा जा रहा है। तो वो ये है कि क्योंकि बॉडी टेम्परेचर बढ़ा होता है। अब क्या होगा, जब नहाएंगे, पानी का जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है ठंडा करना। वो ठंडा होता है, शीतवीर्य होता है। तो जब नहाते हैं बॉडी कूल डाउन करती है। जैसे अभी लोगों को अगर आप ये बोलेंगे तो शायद लोगों को थोड़ा अटपटा लगेगा कि आप ये क्या कह रहे हो। तो मैं बस ऑन बिहाफ ऑफ मतलब ऑडियंस के बिहाफ में मैं पूछना चाहूंगी कि क्या वो
अगर गर्म पानी से नहाना चाहे या सुषुम पानी से नहाना चाहे तो क्या वो मतलब कर सकते हैं? नहीं, और क्यों नहीं, क्योंकि अगेन वही जहाँ यहाँ पर आयुर्वेद की साइंस जो है इतनी क्लियरली बताती है कि पानी भले आप गर्म करें, उसको पूरा फ्रीज करके बर्फ बना लें या नॉर्मल टेम्परेचर में रखें, उसका जो नेचर है, उसका जो गुण है वो ठंडा है, वो शीतवीर है। तो गर्म पानी से नहाने पर भी आपको, अगर आप जनरली देखो, आप छोटे बच्चों को जनरली हम गर्म पानी से नहलाते हैं, और नहलाने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है, बच्चा सो जाता है। तो क्या होता है, आपकी बॉडी रिलैक्स करती है, आपकी मसल्स रिलैक्स करती हैं, आपकी नर्व्स रिलैक्स करती हैं। आपकी बॉडी के अंदर अगर ये सब रिलैक्स हो गया तो टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसलिए वो नहीं करना है। या गर्म पानी, बेसिकली गर्म पानी के होने ना होने से नहीं वो अंतर पड़ता, वो पानी है, क्योंकि वो पानी अगर आप नॉर्मली जैसे आप पानी रखिए तो क्यों इसको ऐसे समझना होता है कि भाई अगर आप उसको ऐसे नॉर्मल रखेंगे ठंडा होने के लिए, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, पानी ठंडा हो जाता है। तो क्या होता है कि वो अपने जो उसका जो नेचुरल फॉर्म है उसमें वो आ जाता है। कोई भी चीज जो है वो अपने नेचुरल फॉर्म में आएगी जब आप उसको छोड़ देंगे बिना कुछ करे। तो वो आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि उसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब तो ये हमने दो चीजें हमने बात की, जैसे किचन में नहीं जाना है या फिर हमें नहाना स्नान नहीं करना है, ये दो चीजें। तो मैं और भी चीजें इसी के कॉन्टेक्स्ट में पहले मैं इसको आपको ये पूरा करूं, क्योंकि किचन को लेके बहुत बड़ी एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो और बहुत सारे लोगों के घर में इस चीजों को लेके मतलब सास बहू में एक तनाव सा बन जाता है कि अरे मुझे पानी भी लेके नहीं पीने दे रही है, मुझे अलग मतलब कहीं किचन में जाना नहीं है, मैं बनाऊं नहीं तो अच्छा आपके लिए नहीं बनाऊं बट मैं बच्चों के लिए तो बनाऊंगी, मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा। अब मैं कितने बार मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है जो हमारे मतलब करीबी हैं कि अभी मैं मान लो कि सबका खाना नहीं बनाऊंगी पर मेरा बच्चा, उसको अगर 5 बार खाना चाहिए, 5 बार अपनी सास को तो नहीं बोल सकती कि आप किचन में जाओ ये बनाओ, तो मुझे तो जाना पड़ता है। तो ये काफी मतलब झंझट सा हो जाता है मुझे। और शायद मुझे एक और चीज जो मतलब पता है वो ये कि कई बारी जो लेडीज है उनको अच्छा नहीं लगता है कि अब ऐसी चीजें हैं, ये चीजें लोग बताना नहीं चाहते कि अभी मेरा वो साइकिल चल रहा है, तो कहते हैं पूरी फैमिली को जैसे ना पता चल जाता है, तो उनको थोड़ा सा ऐसा अच्छा महसूस नहीं होता कि सबको पता चल गया है, ये तो बहुत शर्म वाली जैसी चीज है। तो ये मेरे समझ में नहीं आती बात कि एक तो आप खुद महिला हो, आप खुद एक नारी हो, और अगर आप खुद अपने आप को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करोगे कि ये चीजें आपके लिए बनी हैं, आपके साथ होनी चाहिए, तो पूरी दुनिया कैसे उसको मतलब अपनाएगी। तो लोग क्यों शर्मा जाते हैं, क्यों उसके बारे में नहीं बताना चाहते हैं, क्यों? ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, और ये ऐसा है क्योंकि ये ना बहुत लोग प्रोमिनेंटली पूछते नहीं है इस चीज को। और यहीं पे जैसे कहते हैं ना, एक बॉम्बे की लैंग्वेज बोला जाता है, सारा लोचा यही है। अच्छा, तो वो लोचा यहाँ क्यों है? दो चीजें। पहली बात, ये भले ही एक स्त्री किसी एक समय में एक स्त्री रजस्वला है, लेकिन ये क्योंकि स्त्री परिवार की धुरी है तो ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि यदि अगर स्त्री खाना नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? किसी को तो बनाना है ना। तो फिर जो भी अन्य व्यक्ति है उसको स्टेप अप करना होगा उसमें। अब वो स्टेप अप सास हो चाहे पति हो, चाहे अभी आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे होते हैं, मतलब दूसरी लेडी नहीं भी होती घर में, तो वो कि नहीं लड़कों आदमियों को खाना नहीं बनाना, वो ऐसा है ही नहीं। आपको पता है रामचंद्र जी कितनी अच्छी रसोई बनाते थे, आपको पता है कृष्ण कितनी रसोई बनाते थे, भीम को सब कैसे जानते हैं, एक योद्धा के रूप में गदा लेके एकदम हॉट हेडेड एंड ऑल। भीम ने पाक संहिता लिखी है, जो उनका जो वनवास का समय था उसमें एक उनका अज्ञातवास का 1 साल था, अगर आपको ध्यान हो तो, जिसके अंदर अर्जुन बृहन्नला बना था, वो राजकुमारी को डांस सिखाता था, जो द्रौपदी थी वो उसकी दासी बन के एम्प्लॉयमेंट लिया था। और ये क्योंकि उनको भोजन से बड़ा प्रेम था, लोग केवल इस पक्ष को जानते हैं, अरे भीम को खाना बहुत पसंद था इसलिए वो रसोइया बन गया था। अब मुझे अगर केवल खाना पसंद है और बनाना नहीं आता तो क्या मैं रसोइया बन सकती हूँ? कैन आई बी अ कुक और अ शेफ? आई कैन नॉट बी। तो वो जो है वो इतने प्रकांड पंडित थे पाक शास्त्र के, उन्होंने पूरी पाक संहिता लिखी है। तो पुरुष खाना बनाते ही थे, मैंने स्वयं हम गुरुकुल से और ये बोला भी जाता है कि जो जब कोई मतलब पुरुष खाना बनाता है वो कई ज्यादा स्वादिष्ट होता है, मतलब कंपेयर कभी कभी बनाता है। एंड अगर बोला जाए तो शेफ पूरे मतलब पूरी दुनिया में अगर देखें, शेफ मेन ही मतलब अधिकतर मेन ही है। अब वुमेन शेफ आ रही हैं एंड काफी सारे बहुत सारे लोग अब बोलेंगे अब इक्वालिटी नहीं थी, अब इक्वालिटी आ रही तो आ रही है, वैसा नहीं है। मतलब जो बनाते हैं वो लाजवाब खाना बनाते हैं। वो इक्वालिटी से ज्यादा वो एक सीधी सीधा उसमें एक अंतर ये है। आप फिर भी आप बोले इतने अच्छे आजकल शेफ्स हैं या बाहर जो कि खाने की ऑप्शन, लेकिन फिर भी जो घर के खाने का और माँ के खाने का जो चार्म है वो क्यों उसको ओवरटेक नहीं कर पाता?
क्योंकि वो पैसे के लिए बनाते पैसे हैं। के लिए बनाता है। और जो स्त्री बनाती है, घर की अम्मा बनाती है, वो भाव से बनाती है, और स्त्री भाव प्रधान है, पुरुष अनुशासन प्रधान है। तो वही जो मतलब घूम फिर के हम फिर उसी बात पे आते हैं कि जो इतनी सारी जो हमारी व्यवस्थाएं बनाई है ना हमारे ऋषियों ने, वो सोच के अभी क्या होगा 100 साल के लिए ठीक है, वो ऐसे नहीं, दे आर ऑल टाइमलेस। और जो दोनों के नेचुरल पर्सनालिटी टाइप्स हैं, पर्सनालिटीज हैं, उनके जो ट्रेट्स हैं, उनके जो फॉर्मेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक हमें उसके एक सिचुएशन है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो जब वो उसके रेस्ट करने के दिन है, और जैसे एक बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस है आजकल के लाइफस्टाइल में और जो हमारा भारतीय रूटीन होता है, वो ये कि वीकली हॉलिडे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है भारत में। लेकिन फॉर अ वुमन, और बेसिकली रेस्ट तो चाहिए, तो ये नेचुरल रेस्ट डेज हैं फॉर अ वुमन ऑल्सो। 3 चीजें हम देखिए, पहला हमने बात करी कि नहाना नहीं, तो अब भारतीय जो हमारा और हमारे यहाँ अभी भी अधिकतर जगहों में पालन होता है, जब तक आप नहाते नहीं आप खाना नहीं बनाते। जब आप नहाए नहीं तो आप खाना कैसे बनाएंगे, नंबर 1। दूसरा, जो जिसको हम साइंटिफिकली कहें या जो इसका एक बहुत कोर और लॉजिकल रीजन है, वो आपने देखा हो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस भारत के अंदर भी बढ़ने लगे, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और साउथ ऑफ इंडिया की तरफ कम है। अब मैं आपको ये बताती हूँ क्या इसके पीछे ये एक बड़ी मजेदार बात ही वो ये है कि जो संस्कृति आर्य गुरुकुल के जो संस्थापक पंडित विश्वनाथ दत्तार गुरु जी, उन्होंने विशेष रूप से इस के ऊपर शोध जो है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो बहुत उन्होंने शोध किया था। आयुर्वेद के वो प्रकांड उनको मतलब न्याय केसरी, अभिनव धन्वंतरी ऐसा कहा जाता था। राष्ट्रपति जो अवार्ड उनके लिए स्पेशली एक क्रिएट किया गया था जो उन्हें मिला था, वो ये उसका ये पर्सपेक्टिव है, वही जो मैंने बताया, बॉडी में हीट बड़ी होती है, तो जब आप अग्नि से संपर्क नहीं करना होता है, और उसके लिए वो जो अग्नि से संपर्क नहीं करना होता है, उसके कारण क्या है, एक तो शुचिता की दृष्टि से कि भाई आप खाना बनाना का अग्नि से संपर्क का मतलब मोस्टली स्त्री के लिए खाना बनाना, तो वो, और दूसरा वो क्या होता है, चाहे वो चूल्हा हो पहले जमाने का, चाहे अब की गैस हो, क्योंकि अब गैस है तो अब खड़े होके बनाने लगे, चूल्हा है तो बैठ के बनाते थे, तो सबसे ज्यादा जो उसकी प्रॉक्सिमिटी होती है, वो प्रॉक्सिमिटी होती है ब्रेस्ट एरिया हीट की। और जो ब्रेस्ट है उसके, आपको ये हम सब जानते हैं कि वो मस्कुलर है, उसमें बोन्स नहीं होते हैं। तो क्या होता है कि जब बॉडी के अंदर हीट बढ़ी, ऑलरेडी नेचुरली बढ़ी हुई है, उसके अंदर और जब हीट बढ़ाई जाएगी या बाहर से हीट आती है, तो जिसको कहा जाता है कि विकृति आती है, रक्त में विकृति आती है, मसल में विकृति आती है। तो क्या होगा, वही वाली बात की जैसे अगर आपकी कोई चीज को आपने उसको आपने सॉलिड कर रखा है तो वो एक जगह है, लेकिन जब अगर वो पिघलने लगे तो क्या होता है, तो वो ऐसा मिल जाती है, उसकी गांठें बन जाती हैं इस तरह से। तो एग्जैक्टली वो जो एक्सेस हीट है उससे उसको दूर रखना है अपने आप को। अब उसमें वो सिचुएशन जैसे आपने बोला कि भाई वो बोलती है कि अरे अब ठीक है मैं आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी, बच्चे के लिए तो बनाना है। तो ऐसे में अगर अब सासों ने वो टीवी देख देख के ये सिचुएशन ले लिया कि हम नहीं बनाएंगे, तो आप क्यों नहीं, आपको ही बनाना होगा। और यदि आपकी ऐसी अवस्था नहीं है तो जो घर में अन्य लोग हैं कोई भी बनाएगा। और तीसरा ये है कि इसके जो भी, और ये मैंने अपने साउथ की जो मैंने आपको बात बोली वो इसलिए बोली क्योंकि मैं पीछे जनरली भी जब जाती हूँ साउथ में, और आप भी के जिनके जो जानकार होंगे अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको पता लगेगा, आज भी तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में रजस्वला परिचर्या का पालन होता है। और इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो उसमें कोई टैबू नहीं। असल में जो टैबू आया है वो ये आया है कि अरे सारे घर को पता लग जाएगा। पता लगना ही चाहिए क्योंकि आपके रेस्ट करने का समय है, सो दैट दे डू नॉट टेक यू फॉर ग्रांटेड कि भाई जैसे बाकी दिनों में हो रहा है ऐसे अभी भी नहीं। क्योंकि अगर उन्हें पता ही नहीं होगा तो वो कहेंगे ना आपको कि करो। आप इस प्रकार से अगर ऐसे करेंगे तो उनको पता कैसे चलेगा। अगर आप इसको बिल्कुल सीक्रेट रखेंगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, तो फिर जब आप बोलेंगे मुझे खाना नहीं बनाना, तो वो पूछे क्यों नहीं बनाना भाई, तो फिर वो एक आइरेट सिचुएशन भी क्रिएट होती है। तो ऐसे में वो यही है कि ये जो कलेक्टिव है, पहले इतनी आसानी से इसलिए मैनेज हो जाता था कि घर के अंदर संयुक्त परिवार थे और काफी सारी महिला रहती थी तो वो किसी को पता नहीं चलता था और वो सीमलेसली घर वैसे ही चलता था। पता सबको चलता था क्योंकि वो स्त्री जो है वो पूजा नहीं कर रही है, उसका भाग नहीं हो रहा। और उसका अगर हमको समय परमिट करेगा तो मैं एक और उसका एस्पेक्ट बताऊंगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि आप इसकी डेट जो रेगुलेट रख के उसके हिसाब से भी प्लान होता है ना। घर में कोई पूजा है, कोई कुछ है, भारत के अंदर कोई भी पूजा जो पुरुष है जो वो अपनी स्त्री के बगैर कोई पूजा नहीं कर सकता, पत्नी के बिना पूजा नहीं की जा सकती। तो पत्नी पूजा में तो बैठेगी नहीं, और वो क्यों नहीं बैठेगी, वो टैबू नहीं है, वो मिथ नहीं है, उसका भी पूरा पीछे साइंटिफिक रीजन है। तो वो जो नहीं बैठेगी तो वो पता होना चाहिए ना कि कब होगी वो मेंस्ट्रुएटिंग कब होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे ना। आपको कोई चीज 1 महीने पहले, 10 महीने पहले प्लान करनी है, 4 महीने पहले, तो आप कैसे करेंगे।
तो उसके लिए तो डेफिनेटली पता होनी पता होनी होना चाहिए, और चाहिए। इसमें कोई टैबू है ही नहीं, इट्स समथिंग वेरी नेचुरल। अब मैं तो ये ये जानना चाहूंगी कि ये तो हमने बात की कि क्या क्या नहीं करनी चाहिए। अब मैं जानना चाहूंगी कि इसे कैसे हम अपने अभी के मतलब जीवन में, जीवन शैली में कैसे इसे अपनाया जाए, और किस तरह से क्या क्या और करना चाहिए ताकि ये जो हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये और आसान हो जाए, और हम अपने मतलब संस्कृति के हिसाब से चीजें करें जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है, और इसमें जो प्रोमिनेंट पॉइंट है वो यही है कि संस्कृति तो हमारी क्योंकि ऐसी निहित है कि जो कुछ हमारे लिए अच्छा है वही उसी तरह की परंपराएं बनी हुई हैं। इट इज एसेंशियली फॉर आवर हेल्थ, और जिसको हम होलिस्टिक हेल्थ बोलते हैं वो पूरी हेल्थ की दृष्टि से करने के लिए है। तो अब जैसे मैंने बताया कि जो भारत का या जो आयुर्वेद का जो विज्ञान है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। तो हर चीज के लिए हमने एक परिचर्या बोली, मतलब वो एक सर्टेन फ्रेमवर्क ऑफ थिंग्स है। तो वो क्या है और वो क्या नहीं है, वो बहुत ही स्पष्ट रूप से ऐसी 17 चीजें हैं 17 जो चीजें। जी 17 छोटी बड़ी मिला के जो नहीं बेसिकली करनी है या नहीं करनी है, दोनों चीजें हैं। मिला के तो उसको करने से क्या होता है, जो मैंने जो 3 कंपोनेंट्स आपको मोटे मोटे वो बताए थे, बैलेंस रहता है। हाँ, आप उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करते हैं, और जैसे ही वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होनी बंद होगी, चीजें नॉर्मलाइज होंगी। नॉर्मलाइज होने का मतलब क्या है, देयर इज नो एक्सेसिव ब्लीडिंग और देयर इज नो स्कैंटी ब्लीडिंग। नॉर्मलाइज होने का मतलब है नो हेडेक्स, नॉर्मलाइज होने का मतलब है नो क्रैम्प्स, नॉर्मलाइज होने का मतलब है नो मूड स्विंग्स, वेरी आइरेट एक्यूट मूड स्विंग्स जो बाद में भी कैरी ऑन रहते हैं। नॉर्मलाइज होने का मतलब है ब्रेस्ट में पेन नहीं होना, नॉर्मलाइज होने का मतलब है आगे जाके इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होना, आईवीएफ की वे नहीं जाने देना, नॉर्मल डिलीवरीज होना। इसके इतने सारे, इसका जो मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, जो हम जैसे आपने पूछा कि आज क्योंकि इतना ज्यादा वो पीछे हो गया तो पता नहीं क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि वो और योर वर्ड वर्सेस माय वर्ड होने वाली सिचुएशन हो जाती है। तो उसके लिए हमारे पास आयुर्वेद में प्रिस्क्रिप्शंस अवेलेबल है। तो इसमें क्या किया आपने शुरू में जैसे बताया था, जो एक हम ब्रह्मवर्चस के नाम से जो एक हम नॉलेज पोर्टल जो हमारा है, उसके अंदर इसको हमने एक डिसिप्लिन्ड कोर्स के रूप में अपने इंट्रोड्यूस किया है। और वो जो कोर्स का मतलब उसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, प्री रिक्विजिट्स नहीं है ज्वाइन करने के। इट इज सिंपली अवेलेबल ऑडियो विजुअल सेल्फ बेस्ड रूप में है, और वो केवल प्रवचन नहीं है, एक एक जो वो कौन सी 17 परिचर्या हैं वो बताए हैं, उसके हर एक के पीछे का साइंटिफिक और लॉजिकल रीजन, और फिर वो पालन कैसे करनी है, तो उसके नाम से ही समझ में आ जाता है। अभी जैसे अगर मैं बताऊं कि मेरे ऑडियंस के लिए कि इतना 17 चीजें कवर करना ओवर द पॉडकास्ट वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, हम कवर नहीं कर पाएंगे शायद, पर शायद मेरे मतलब दर्शक के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा कि अगर आप कुछ 1 या 2 चीजें भी बता पाए जो उनके लिए आसान हो करना और वो कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको, जो हम डिस्कशन में बात कर रहे थे, उन्हीं के अंदर भी, और वैसे तो चाहे तो हम ये जो 17 भी हैं बिल्कुल, क्योंकि एक श्लोक के रूप में उपलब्ध है। श्लोक के रूप में श्लोक के रूप में उपलब्ध है। तो वो जो है मैं उसको आपको बता भी सकती हूँ। तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पहली बार। और श्लोक बड़ा है छोटा है? छोटा, अनुष्टुप छंद जैसे होते हैं। आप बोल सकते हैं? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। मुझे उसके 1-2 वर्ड्स में भूल जाती हूँ तो मुझे उसको रेफर करना पड़ेगा। वो है आर्तव श्राव दिवसात अहिंसा ब्रह्मचारिणी, आई ट्रांसलेट इट आल्सो, शयित दर्भ शय्यायाम पश्येतपि पतिन च, करे शरावे पर्णे वा हविष्यम त्रयमाहरे। तो ये जो दोनों श्लोक के अंदर जो मोटी मोटी बातें कही गई हैं, जो मैंने आपको 3 एरियाज बताए, इनके अंतर्गत हैं। अहिंसा सबसे पहले है। अहिंसा का अर्थ है अग्नि से संपर्क ना करना, यानी खाना ना बनाना। ब्रह्मचारिणी, नो इंटरकोर्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। दर्भ की शैया पे सोना, दैट मीन्स चटाई पे सोना, अपनी रेगुलर मैट्रेस पे नहीं सोना। और उसका भी ऑफ कोर्स पीछे रीजन है, हम उसकी डिटेल में जा सकते हैं। इसी तरीके से हविष्य भोजन करना, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको शुरू में ध्यानों में बता रही थी, आहार विहार, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको शायद गरम खाना और नहीं खाना, गरम खाना और नहीं खाना, स्पाइसी, हाँ बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा। तो जो स्पाइसी जो भी चीज पित्त बढ़ाती है, क्योंकि ये चीजें मेरी मम्मी भी मतलब हमें नहीं करने देती थी। बस इट्स एज सिंपल एज है। देखिए, तो जो लेगेसी कैरी होती आई है, अब वो उसके पीछे का, क्योंकि जो बीच का हमारा थोड़ा सा एक काल था, स्पेशली नॉर्थ ऑफ इंडिया में, वेस्ट ऑफ इंडिया में, वो इन्वेजन्स का काल जो हम बोलते हैं, तो क्या हुआ था कि बस किसी भी परंपरा को केवल सरवाइव करे रहना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो उन्होंने बस उसको पास कर दिया जस्ट एज एन इंस्ट्रक्शन। अब क्योंकि उसके पीछे का जो था वो साथ में पास नहीं कर पाए, तो अब वो क्या हो रहा है कि नहीं हमें तो जरूरत नहीं है, या उनको खुद ही नहीं पता है, तो पास नहीं कर पाते। तो हविष्य भोजन बेसिकली जिसको हम सात्विक भोजन बोलते हैं,
कि भाई बिना तला भुना नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी वो आपको खाना है और आपको मिट्टी के बर्तन में खाना है। मिट्टी के बर्तन में मिट्टी के खाना। बर्तन का अर्थ ये होता है कि बेसिकली आप अपने बर्तन अलग रखिए या उन बर्तनों को आप अलग रखिए। आज के समय में हमारा स्टेनलेस स्टील वगैरह आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उनको धो दीजिए, मतलब वो तो मंज जाते हैं बर्तन। तो ये हम डेफिनेटली आराम से करा जा सकता है। उस तरीके से जितने भी श्रृंगार होता है वो श्रृंगार के लिए मना किया जाता है और उसके ऑफ कोर्स पीछे रीजन है, जैसे आंखों में काजल लगाना, तेल मालिश करना, जिसको हम बोलते हैं ना जो उपटन लगाना या जिसको हम बॉडी मसाज कहते हैं, वो जो है वो नहीं करना है। और जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो उसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बट हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि पिछले 1 साल से हमने प्रोग्राम जो लॉन्च किया है बड़े स्केल पे, जितने लोगों ने भी इसको अटेंड किया है और समझा है 100% लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि आपको जब उसके पीछे के कारण और साइंस समझ में आ जाता है, बट वो एक दिन में सारे कट ऑफ नहीं होता है, वो धीरे धीरे एक चीज करके होती है और वो उसके रिजल्ट्स हैव कम टू द एक्सटेंट की इनफर्टिलिटी रिजॉल्व होती है। इनफर्टिलिटी, मुझे लगता है कि जो इनफर्टिलिटी वाली जो टॉपिक है वो मतलब ऐसा हो गया है कि आजकल लोग शादी भी लेट करते हैं, पहले लोग अपने करियर पे फोकस करते हैं और ये बात कहीं ना कहीं घूम फिर के वही इक्वालिटी पे आ जाती है कि लोग अपनी जो 2 साइकिल मुझे लगता है चलता है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक है और एक आपका करियर क्लॉक है, वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे को तो हमेशा से करती रहती है। तो लोगों ने मतलब अपने करियर क्लॉक को ज्यादा मतलब महत्व दे दिया है, जिसकी वजह से वो बायोलॉजिकल क्लॉक को अनदेखा कर देते हैं। आई थिंक जो शादी का जो एज है वो अब बढ़ के मतलब लड़कियों के लिए भी आई थिंक 30-31 में वो सोचते हैं एंड देन बाय 30 to 33 दे स्टार्ट गेटिंग मैरिड। और वो ऑलरेडी मुझे लगता है वो जो टिकिंग टाइम है बायोलॉजिकल क्लॉक, जब आपको मतलब बेबी आपका हो जाना चाहिए, वो निकल चुका होता है एंड देन वो आईवीएफ के चक्कर और ये सब चीजें चलती हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा आई थिंक मेरे सब ऑडियंस के लिए भी जानना कि इनफर्टिलिटी कैसे रिजॉल्व हो सकती है इससे। देखिए ये अभी असल में कुछ दिन पहले ही आचार्य जी के साथ कोई बात कर रहे थे तो उन्होंने एग्जैक्टली सेम यही प्रश्न पूछा था और इसका गुरुजी ने बहुत ही बढ़िया उसका जो उत्तर जो बताया था, क्योंकि वही जो हमारा पूरा भारत का ज्ञान है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक श्लोक 2 श्लोकों के अंदर पूरी परिचर्या क्या है, इतनी लंबी चौड़ी वो निहित है। ऐसे ही बहुत सारी जो वस्तुएं हैं वो हमको जो हमारे संस्कृत के ग्रंथ हैं, जो श्लोकों का सूत्रों का निर्माण हुआ है उसमें दे रखे हैं। उसमें जो क्या है, जो गर्भ धारण के लिए सबसे पहला जो सूत्र या जो एक फेवरेबल कंडीशन बताई गई है वो है सौमनस्य गर्भधारणम, यानी जो लेडी है उसको मतलब सम अवस्था में उसके मन को अच्छी प्रसन्नचित अवस्था में होना चाहिए। अब उसमें क्या होता है, जब ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक की बात आ गई और उसमें आचार्य जी ने ये बताया तो मैं बिल्कुल अक्षरशः ऐसे ही बताती हूँ कि जब ये जो आपने जब बताया ना क्लॉक होके कि 30-32 साल की आयु हुई और उसके बाय द टाइम दे स्टार्ट टू प्लान अ बेबी दे क्लोज टू 35 बोथ लड़का लड़की। अब वो जब जाते हैं तो उसमें क्या होगा कि नहीं एक 2 बार ट्राई किया, नहीं कंसीव हुआ, देन दे विजिट द गायनेकोलॉजिस्ट या जो भी डॉक्टर हैं। तो सबसे पहले तो वो बोलते हैं अब तो देर हो गई, तो सबसे पहले वहां डरा दिया, तो वो सौमनस्य तो चला गया, वो पहले आपको ये साइकोलॉजी आ गई। अब फिर वो धीरे धीरे होते होते एसिमुलेट होके अब ये सिचुएशन आई है कि वो एक सोशल बिलीफ बन गया है। जो अब देखिए कब तक होता है, मैंने जो मेंस्ट्रुएशन की स्टेज होती है 50-55 की आयु तक होती है। दैट मीन्स व्हाट इज नेचर सेइंग, अप टू द एज ऑफ 50-55 यू कैन कंसीव। पुरुष के तो और भी होता है, पुरुष का जो पुरुषत्व है वो तो 70 वर्ष पे जाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बॉडी ऐसे बनाई गई है कि 55 तक हो सकता है, बट हम शायद खुद वो गिव अप कर देते हैं। तो बॉडी अगर स्वस्थ है तो 40 साल के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वाज बोर्न व्हेन माय मदर वाज 40। हाँ, क्योंकि अगर आप बोले तो हम अपने फर्स्ट चाइल्ड बर्थ को हम मतलब वो बात करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे खुद के मतलब मम्मी हम भी तो जो पैदा हमारे हुए थे, मतलब 3-4 बच्चे थे, तो आप 4th बच्चे के टाइम पे अपनी मम्मी का एज देखेंगे क्या था। And she's still in better health than you. Yeah, absolutely. Why again the same thing? अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो 25 साल की एक लड़की को या मतलब उसको भी वाइफ को प्रॉब्लम आएगी कंसीव करने में, और अगर हेल्थ ठीक है तो 40 साल में 45 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट्स गॉट नथिंग टू डू विद एज। ये भारत का ज्ञान बताता है।
अब वो बायो उसको बोलते हैं ना, वो डिफॉल्ट अजम्पशन क्यों हो जाती है, क्योंकि हमने इतना सत्यानाश कर रखा है अपने लाइफस्टाइल का और अपने अपनी हेल्थ का और अपने जीवन का, कि जो एक जिसे बोलते हैं ना आपकी तरफ है, यू नो फेवरेबल फैक्ट ये होता है कि कम से कम चलो एज तो है आपकी, मसल तो है, लेकिन वो मसल जो है वो धीरे धीरे वो लूज होती चली जाती है, जो भी है सिचुएशन बॉडी में ऐसी चली होती जाती है, क्योंकि हम उसको ठीक रखने के लिए कुछ करते नहीं है। तो यही जो रजस्वला परिचर्या की जो हम बात करते हैं, जैसे एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आती है कि यूट्रस नीचे हो गया तो उसकी वजह से नहीं हो सकता, जो पीसीओडी जो कहा जाता है, पीसीओडी पीसीओएस को जो है पीसीओडी पीसीओएस की अवस्था के अंदर कंसेप्शन नहीं करना, ये आयुर्वेद बताता है। वो बोलता है पहले आपको उसको रिजॉल्व करना है। और रिजॉल्व क्यों करना है, क्योंकि क्या होता है, जैसे ही गर्भ ठहरता है, फीटस आता है यूट्रस के अंदर, उसके बाद उसको बॉडी आपकी पोषण देना शुरू करती है। तो वो जब पोषण दिया जाता है तो वो पोषण, जो सारा पोषण है, वो जो एक्यूमुलेशन है, जो गांठ है, जो वो ले लेती, वो भी तो लेती है। जैसे आप कोई फसल बोते हैं और उसके आसपास कोई खरपतवार, वीड्स भी तो पोषण लेगी। तो रजस्वला परिचर्या का जब आपका पालन शुरू होता है, और ये क्योंकि हम तो जो गुरुकुल से जुड़े हुए आयुर्वेदिक कितने लोगों की वो जो ट्रीटमेंट होती है वो नेचुरली भी ठीक हो जाती है, और थोड़ी औषधि की उसके बाद से आराम से ठीक हो जाती है। ये पीसीओएस ये ठीक हो जाती है बिल्कुल। कितने सैकड़ों उसके उदाहरण हैं। और इसीलिए रजस्वला, और ये जो मैं आपको रजस्वला परिचर्या का श्लोक का बता रही थी, ये भाव मिश्र जी, जिनको कलयुग के वैद्य कहा जाता है, भाव प्रकाश नाम का उन्होंने एक जो आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा है, उसमें गर्भ प्रकरण में रजस्वला परिचर्या का कहीं भी अलग से मेंशन नहीं है, वो जहां भी है वो गर्भ प्रकरण के अंदर है। और उसमें उनकी स्पेशलिटी ये थी कि वो बहुत अच्छे कवि भी थे। तो वो जब कहते थे जो बात, मतलब जैसे लिखते भी थे, तो वो इतनी वो पोएटिक भी होती थी, पूरी साइंटिफिक, सरल भाव से वो चीजें मतलब व्यक्त हो जाती है। तो उसमें इससे आई जस्ट मतलब से दैट, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इससे जो तुरंत पहले जो श्लोक है जहां उन्होंने रजस्वला परिचर्या बताई है, उससे पहले जो तुरंत श्लोक है उसमें ये लिखा हुआ है कि आयुर्वेद का जो पर्पस है वो है जीवन की रक्षा करना, और जो जीवित है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। और जीवन कहाँ से आता है, पूरी लोक में, पूरी सृष्टि में उस जीवन का केंद्र है स्त्री का गर्भ। इसलिए हमारा सारा ध्यान, यानी आयुर्वेद का सारा ध्यान है कि स्त्री का गर्भ स्वस्थ कैसे रहे। और उसके बाद उसके गर्भ को स्वस्थ रखने के लिए, उसे स्वस्थ रखने के लिए नंबर 1 स्टेप इज रजस्वला परिचर्या का पालन। अब मैं इस पे, क्योंकि हम गर्भ की बात कर रहे हैं, गर्भाशय की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत ही मैं कहूंगी कि अभी मतलब चर्चा का विषय है एचपीवी वायरस का वैक्सीनेशन लेना। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि एचपीवी है क्या, क्योंकि मेरे ऑडियंस को पता होना चाहिए, एंड देन उसको बताइए कि वो आयुर्वेद के हिसाब से उसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखिए, वैक्सीनेशन चाहे वो एचपीवी की हो, चाहे और जो भी वैक्सीनेशंस हैं, इसके लिए जो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए की दृष्टि का है कि वो व्यक्ति को अपने आप ही इसको सारी चीज़ों को समझना है और उसके बेसिस पे निर्णय लेना है। पर उसके कॉन्टेक्स्ट में जो आपको बताएं कि फॉर एग्जांपल एचपीवी है क्या या उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक जैसे कैंसर है, कैंसर हम सब जानते हैं, कैंसर कई प्रकार के होते हैं। स्त्रियों में जो विशेष कैंसर जैसे पाए जाते हैं, जैसे पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर है, वो केवल पुरुषों को ही होता है बिकॉज ऑफ द ग्लैंड। इसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर है और सर्विक्स कैंसर है, दो हैं। जो सर्विक्स होता है उसमें जब कैंसर डेवलप होता है वो सर्विक्स कैंसर कहा जाता है। वो सर्विक्स कैंसर न हो उसके बचाव के लिए ये एचपीवी वैक्सीन है। इफ आई से इट वेरी वेरी सिंपली, ह्यूमन पैपिलोनियन वायरस। ये अब इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहली बात कि इसको एज अ प्रिवेंटिव, एक होता है जो जैसे पोलियो की ड्रॉप्स का शुरू हुआ, राइट, वो भी ऐसे तो बहुत सारी उसमें सिचुएशंस हैं, बट जैसे कि भाई वो बहुत सारी जनता को प्रभावित कर रहा है, तो उसके लिए मास स्केल पे क्या किया जाए, तो वो एक जैसे एक पोलियो ड्रॉप्स इंट्रोड्यूस हुआ। एचपीवी वैक्सीन का मैंडेट या प्रोपोजिशन क्या है कि 9 साल की आयु में, 8 या 9 साल की आयु के बच्चों को वो दी जाए, जिससे उसकी संभावना ही ना हो। अब इसके साथ एक दूसरा, वही जहाँ पे हमारी भारतीय स्टाइल या भारतीय जीवन की बात आती है वर्सेस वेस्टर्न जीवन की बात आती है, और ये मैं आपको एक्सपीरियंस ही बता सकती हूँ। मैं जब यूरोप में थी तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए गई, तो वहाँ पे मैंडेटरी है, जैसे वुमन जो है 30 साल की ऊपर होती है उसको हर साल सर्विक्स कैंसर का टेस्ट कराना जो कि सॉफ्ट टेस्ट होता है। हाँ, तो वो मैंडेटरी होता है। तो मेरे लिए बड़ी, मतलब मुझे नहीं पता था, बड़ी शॉकिंग चीज थी मेरे लिए।
तो वहां पर जब मैं ऑफ कोर्स, और फिर मैं लंदन में थी, वहां पर गई, तो वो अब जब आपको ऐसी आदत नहीं होती, जब वो कुछ हुआ, वो कुछ पोस्टपोन होता चला गया, तो उस नर्स ने पूछा कि ये मतलब आर यू फेसिंग एनी सिम्टम्स, और मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, तो आपका मैंडेट है, और जैसे आई एम सिंगल, तो उसने बोला पीपल हु डू नॉट हैव एन एक्टिव सेक्सुअल लाइफ, उनको तो वैसे भी जरूरत नहीं है। अच्छा, उन्होंने तो आपको बोला। वो उन्होंने ऐसे बोला, तो उससे मुझे पीछे शुरू हुआ कि व्हाट इज द फैक्टर बिहाइंड दैट, उसको समझते हैं थोड़ा। तो वो समझने के अंदर वो एक ये सिचुएशन है कि वो सर्विक्स कैंसर क्यों होता है। अच्छा, तो वो जब आपको समझे कि वो क्यों होता है, जब ऑफ कोर्स एक्सेसिव सेक्सुअल लाइफ, जो जैसे मैंने आपको मैं शुरू में चर्याओं की बात कर रही थी, सारी परिचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, आयुर्वेद तो मैथुनचर्या ही बताता है। मैथुनचर्या अर्थात मतलब जो इंटरकोर्स है, उसके लिए भी उसको मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना है, कि उसकी गाइडलाइंस है, सो दैट इट इज कंड्यूसिव फॉर यू, नॉट रिडक्शन इज फॉर यू और नॉट अनहेल्दी फॉर यू। तो वो उसकी एक्सेसिव होने की वजह से, उसके पोजेस की दृष्टि से, और क्योंकि एसटीडी, इस तरह से बहुत सारी चीजों के मतलब उसे वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बट एसेंशियली दिस इज यू नो उसके रीजंस जो हैं, उसके रीजंस आर अराउंड इंसर्शंस और अराउंड इंटरकोर्स। भारत में एज अ कल्चर, और वो भी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है, अर्बन पॉपुलेशन, अनफॉर्चुनेटली बच्चे आजकल उस दिशा में बहुत जा रहे हैं कि उनका जो एक सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट्स हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, प्री मैरिटल सेक्स जो है वो बहुत रैम्पेंट हो गया है, जो ऑफ कोर्स अच्छी आदतें नहीं है। इट्स गॉट नथिंग टू विद की मॉरलिस्टिक दृष्टि से, वो हेल्थ की दृष्टि से ठीक नहीं है, आपका जीवन भर विकास नहीं होगा, और बाय द टाइम यू रीच 30-40, वो आजकल हम देख ही रहे हैं कि व्यक्ति समाप्त है। तो वो जो है, वो जब नहीं होता है, तो उसको मास स्केल पे प्रिवेंटिव की तरह करने की आवश्यकता जो होती है, उसका कारण ये दिया जाए कि भाई इसकी संभावना जो है वो कम हो जाएगी, बंद नहीं होगी। और वो होगा क्या, कोई भी जो वैक्सीन होती है उसका एक तरीका होता है कार्य करने का, कि भाई वो क्या करती है, तो एंटीबॉडीज बनाती है। अब जिस तरह से फॉर एग्जांपल क्या होता है, क्या कहते हैं कि जब आप पीसीओडी की आपकी दवाई चल रही है, तो वैसे ही कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पीसीओडी क्या करता है, उसकी जो दवाई है उसका प्रोसेस क्या होता है कि वो एक्यूमुलेशन को किसी गर्भ के एरिया के अंदर के एक्यूमुलेशन को समाप्त करने का, उसे सुखाने का, उसको किसी भी तरह से खत्म करने का कार्य करता है। तो अगर फीटस आया, या मान लीजिए गर्भ ठहरना जिसे कहते हैं, तो वो भी इसलिए संभावना बहुत कम कही जाती है, मतलब अगर आप एक्सटर्नली कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ये प्रीटी मच उन्हीं लाइंस पर है। तो अभी तो वो रजस्वला हुई भी नहीं, दैट मींस उसके अभी ओव्यूलेशन शुरू भी नहीं हुआ है, क्योंकि आइडल एज जनरली जो होती है वो 11-12 साल के आसपास होती है, उसके पहले ही वो वैक्सीन हो गई। तो एसेंशियली यू आर इन अ वे डिजाइनिंग infertility into such little girls. If I, as a grown up woman, if I decide not to have a child, that should be the choice which should be available with the girl. और उसमें फिर जब ये कहा जाता है कि नहीं इसके तो अनफ प्रमाण नहीं है, जो कुछ भी है इसके अनफ एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, बहुत सारे इसके पीछे के रीजंस हैं। और उसमें क्या होता है कि जब ये मतलब नेशनल लेवल पे इस तरह से जब ये करने के लिए आती है, डर जो है, डर के उसके ऊपर हम ये सारा वैक्सीनेशन का पूरा कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। तो यदि आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसकी वो करने की जरूरत नहीं है। और भारत का और या आयुर्वेद की दृष्टि से भी आप कहें, तो वो एक सीधा एक पर्सपेक्टिव है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जो दो ऑब्जेक्टिव कहे जाते हैं, आयुर्वेद भी जो बोलता है, उसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। एक है स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा है कि यदि कोई अस्वस्थ हो गया तो उसको वापस से स्वस्थ करना। ये दो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव हैं। तो स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी जो प्रिवेंटिव पूरा हमारा रिजीम है, उसी के अंतर्गत ये सब आते हैं। ये वाली परिचर्या करिए, ऐसा करिए, अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखिए, ऐसा खाना खाइए, ये उसी तरीके से है। जब आप इस तरह के एक्सपेरिमेंटल सेक्स में, एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स में, प्री मैरिटल सेक्स वगैरह के अंदर इस तरह से एक्टिव नहीं होंगे, तो आपकी वो शक्यता ही नहीं है। तो वो तो आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। तो वो संस्कृति के साथ वो जुड़ती है। दूसरा क्या है, आजकल एक प्रॉब्लम और बहुत प्रोमिनेंट हो रही है, अर्ली मेंस्ट्रुएशन, मेनार्की जो है वो जल्दी आ जा रहा है। लड़कियां 6 क्लास में 8 साल की होती हैं। प्यूबर्टी जो है वो 10 साल 11 साल में ही आने लगती है। 10 साल 11 साल नहीं, और भी जल्दी, 8 साल 9 साल वो बच्ची, मतलब वो मानसिक रूप से किसी भी वहां तक भी नहीं पहुंची कि आप उसको सारी डिटेल समझा पाए, तब वो शुरू हो रहा है। और उसी तरह से सोचिए कि उसको देख के हमको कितना खराब लगता है, और उसी एज के अंदर एचपीवी की वैक्सीन जो है वो उसकी बॉडी के अंदर चली जाए, उसकी बॉडी का डेवलपमेंट की उसकी जो एक रिदम है, जो उसके मतलब उसकी फर्टिलिटी से रिलेटेड है,
जब जो उसका मेंस्ट्रुएशन मेनार्की के बाद शुरू होगा, वहां तक पहुंचने से पहले ही उसके अंदर एक मतलब बाधा या उसका जो बाधा रोक डाल है दिया। वो उसमें डल जाती है। तो इसलिए इट हैज टू बी थॉट अगर थ्रू आप वेरी अगर वेरी डीपली। अब अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से अगर बोले तो बच्चों का मुझे लगता है खास करके हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इतने फास्ट पेस लाइफ में हम सब आगे बढ़ रहे हैं प्रोग्रेस के तरफ, बट हम भूल जा रहे हैं जो हमारा मूल आधार है, कि अगर हम अभी जो बच्चे आ रहे हैं उन पर ध्यान नहीं देंगे, उनके हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे, खुद का तो फिर भी ध्यान रख लेते हैं, 50 चीजें 50 कंटेंट आ रहे हैं आप देख रहे हैं, बट बच्चों का कैसे ध्यान रखा जाए कि वो जो प्यूबर्टी रेट है वो नीचे आ रहा है, वो कैसे मतलब मेंटेन करके रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा? उसके भी देखिए 2-3 पक्ष हैं। पहली बात तो ये कि आयुर्वेद इज नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मेडिसिन्स। फॉर एग्जांपल कुछ लीजिए या नहीं लीजिए, हमने जो शुरू में बात करी कि आहार विहार व्यवहार औषधि, तो जैसे हम रजस्वला परिचर्या के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि आहार यानी हविष्य भोजन आपको करना है, और वो उसी समय नहीं, अन्य जैसे जो वातकारी चीजें हैं, जो ठंडी चीजें हैं, वो आप नहीं खाते हैं उस टाइम पे, तो यानी जो भोजन है वो औषधि होती है। तो आहार जो होता है, बच्चों का भी जो आहार है, और बच्चों का क्या होता है कि जो जो भारत का विज्ञान समझाता है कि एक कॉन्सेप्ट होता है पंचकोश का, कि जो जो जीव होता है उसके ऊपर 5 शीट्स हैं, 5 लेयर्स होती हैं। 5 लेयर होते हैं, क्या होते हैं वो लेयर? वो पंचकोश कहे जाते हैं। तो सबसे पहला होता है अन्नमय कोश, जो हमारी बॉडी है, तो स्थूल बॉडी मतलब बाहर और अंदर, और ऑर्गेन्स और हमारा पूरा बॉडी एंड और ये सब। उसके बाद होता है प्राणमय कोश, जो होती है क्रिया शक्ति, जिसमें बल है, हमारा संकल्प है, और जो एक होती है ना एक्सील काम करने की, वो, और इनके इन सब कोशों के डेवलपमेंट के टाइम होते हैं। अच्छा। बर्थ से लेके 25 इयर्स की एज तक। उसके बाद होता है, या उससे जो और जो सूक्ष्म होता है या सटल होता है, वो होता है मनोमय कोश, यानी हमारा माइंड यानी मन। अच्छा। और उससे ज्यादा सटल होता है वो होती है हमारी इंटेलिजेंस, वो होता है विज्ञानमय कोश। उससे भी ज्यादा जो सटल होती है वो होता है आनंदमय कोश, आनंदमय विच कोश। इज जिसको हम जिस स्पिरिचुअलिटी से हम जिसको इन्वोक करने की कोशिश करते हैं, या जो वेरियस चीजें होती है, जैसे संगीत जब हम सुनते हैं तो वो जो हमको एक आनंद की जो अनुभूति होती है, तो वो बेसिकली, जैसे समझिए हम कपड़े सर्दी होती है तो हम एक के ऊपर एक लेयर कपड़े पहनते हैं ना, तो उसी तरीके से हमारी आत्मा के ऊपर वो एक एक लेयर है। तो सबसे पतली लेयर और सबसे अंदर वाली लेयर है वो आनंदमय कोश है। उसके ऊपर वाली जो लेयर है थोड़ी से मोटी, जो आपको सब डिसीजन कराती है, वो विज्ञानमय कोश है। तर्क जिसे कहते हैं, विजडम जिसे कहते हैं, डिस्क्रिशन जहां पर आता है वो है। उससे मोटी या उसके ऊपर जो है वो मनोमय कोश है, जो हमारा माइंड है, जहाँ विचार आता है। और सबसे ऊपर जिसको जिसे कहते हैं ना, उसको कंट्रोल में करना सबसे मुश्किल काम जो कहा जाता है। और उसके ऊपर है अन्नमय कोश, सॉरी उसके ऊपर है प्राणमय कोश, जो हमारा बल है। और बल केवल एक फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती है, बल कई तरह का होता है। तो उसमें संकल्प का बल है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके हमारे पास टूल्स हैं, जैसे भारत उसमें टूल्स देता है, जैसे व्रत रखना है तो उससे जो है आपका संकल्प जो है वो स्ट्रांग होता है। उसी तरह से जो सबसे ऊपर है वो हमारी बॉडी होती है। तो जो पूरा आजकल का हमारा जो पूरी जो हमारी लाइफस्टाइल या जो हमारा सो कॉल्ड साइंसेज या जो कुछ भी चल रहा है, ये जो ऐसे आपने बोला कि हम थोड़ा यहाँ से सुना थोड़ा वहां से सुना, क्योंकि वो एक साथ नहीं है, वो सब चीजों को एक साथ देख नहीं पाता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा तो बॉडी पे कॉन्सेंट्रेट करता है, और अधिक से अधिक वो माइंड के सर्टेन लेवल तक जाता है। जहाँ पे हम वो आजकल काउंसलिंग और साइकोलॉजिस्ट का एक देख रहे हैं कि वो बहुत बड़ा एक बढ़ गया है, बट उसके आगे भी चीजें जिन पे काम करना होता है। और बच्चों के जब वो डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उनके हर एक डेवलपमेंट की स्टेज होती है, जिनके बच्चों के पैदा होने से लेके 5 साल तक की आयु तक अन्नमय कोश का सबसे तेजी से विकास होता है। और शायद उस समय इसीलिए बोला जाता है कि 5 साल में आप बच्चों को जो लैंग्वेज सिखाओ वो सीख लेता है, तो उस समय उनका जो खाने का जो शैली है वो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कि बच्चों को हम देखेंगे क्या जंक तो नहीं खिला रहे हैं, उस समय उन्हें सबसे ज्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। बाद में शायद लाइफ में जरूरत है, पर उतनी नहीं जितना ये 5 सालों में। बिल्कुल, क्योंकि जो उस समय बनता है, जैसे आपको पता होगा हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है 16 संस्कार का, उन 16 में से 13 संस्कार 5 साल की आयु तक हो जाते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट है वो आयु। और संस्कार कोई एक सिंबॉलिक रिचुअलिस्टिक चीज नहीं है, हर संस्कार के पीछे एक पूरा साइंटिफिक रीजन है। और जब कोई एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक ह्यूमन लाइफ के अंदर, तब संस्कार किया जाता है। तो जैसे अन्नप्राशन संस्कार है, जब 6 महीने का होता है बच्चा, तो अन्नप्राशन उसको भोजन खिलाना, मतलब उसको सॉलिड फूड खिलाना तब शुरू किया जाता है। तो वो जो है फॉर एग्जाम्पल इस तरह से जातकर्म संस्कार है, जो भारत का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था आयुर्वेद का, बच्चे का इम्यूनाइजेशन उसके पैदा होते ही हो जाता था, प्रसूति के कक्ष से बाहर आने से ही पहले।
और फिर वो चलता था आगे। तो वो जो होते हैं वो इसी कारण से होते हैं, क्योंकि जो बॉडी का विकास हो रहा था उसमें जो ब्रेन भी जो बन रहा होता है ना वो स्थूल ब्रेन होता है। इसलिए जैसे आप कहते हैं कोई लैंग्वेज सिखानी है तो आप उसको पूरे व्याकरण के रूल तो नहीं सिखाते, लेकिन जितनी लैंग्वेज सिखाते हैं वो बिल्कुल सही सीखता है। वो उसकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है वो ग्रेजुअली सही ही हो जाती है 5 साल तक आते आते। आपने तो उसे नहीं बताया कि है बाद में बोलना है, फिर गया बीच में बोलना है, प्रेजेंट टेंस के लिए क्या बोलोगे, पास्ट के लिए क्या बोलोगे, लेकिन वो सही बोलना सीख जाता है ना, क्योंकि उसमें वो मस्कुलर मेमोरी जो है उसके ब्रेन की वो उसको ग्रहण करता है, उन चीजों की गहराई वो नहीं समझता वो। तो वो टाइम पे अगर उसका भोजन जो है, उसका खाना जो है वैसा नहीं हुआ जो इस सब की सेम चीज जैसे रजस वाला परिचर्या जो इसमें हेल्प करे, जो उसमें बाधा बनेगा, वो चीज उसको डेवलप नहीं होने देगी। और वो मतलब मैनिफेस्ट कब होगा, जब वो कॉलेज में जाएगा। और फिर वो कॉलेज में जाके जब आप उससे कहें कि बच्चा पानी का गिलास ला दो, क्या मम्मी मेरे को ही बोलती रहती हो। तो ये एक सिचुएशन होती है ना। या फिर वो जनरली से कहते हैं बीमार बहुत रहता है, सेंसिटिव हो गए आजकल, 15,000 तरह की एलर्जीज होती हैं बच्चों को। वो उसी समय गर्भ के समय पे और उसके बाद दोनों समय जब उसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और आप आर्टिफिशियल चीजों से जब न्यूट्रिशन की पूर्ति करने की कोशिश करते हो वो नहीं होती हैं, तो वो जो होती है वो चीज, उसकी जो डेफिशिएंसी है वो उसकी सारी लाइफ रहती है। तो इसलिए आप बाद में कितनी भी कोशिश कर लें वो कॉम्पनसेट नहीं हो पाती है। इसी तरह से जो 6 से 10 साल की आयु होती है उसके अंदर, जिसको हम प्राणमय कोश कहते हैं, मतलब जो एनर्जी है, क्रिया शक्ति है, उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो वो उस टाइम पे उसको बहुत ज्यादा क्रिया चाहिए, और उस टाइम पे हमारा सीरियस स्कूलिंग शुरू हो जाती है और बच्चे को पागल करके रखते हैं, संवाद करते हैं उससे बातचीत। उसके बाद आगे का जो समय होता है वो उस पे मैं आऊंगी बाद में। पर ये उस टाइम पे उसको जब क्रिया शक्ति नहीं डेवलप होती, वो बाद में इतना प्रमाद बन जाता कि वो कुछ नहीं करता, हिलता डुलता नहीं, उसे कहीं जाने की समस्या। आजकल व्यक्ति, कहीं बच्चे हैं उनको आप कहीं जाने के लिए बोलिए, चलने के लिए, वो नहीं जाते, दे वांट टू हैव अ व्हीकल। उसका अभ्यास जब करना था, जब उसको डेवलप करना था, वो नहीं करा। और उसी टाइम पे, और उसके बाद जो समय आता है 11 से 15 साल का, जो तब होता है मनोमय कोश का विकास शुरू होता है, यानी मन का और विचार, जो हम आज के जैसे जिसको हम बोलते हैं कि हार्मोनल चेंजेस जो दोनों में होते हैं, प्यूबरिटी जो आती है वो इस एज में आती है। तो एक्चुअली इस टाइम से व्हेन अभी पीछे हम बात कर रहे थे नितिन श्रीधर जी से, उन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक काफी पहले लिखी थी जब ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं लिखते थे, दैट वाज मेंस्ट्रुएशन अक्रॉस कल्चर्स। मेंस्ट्रुएशन अक्रॉस कल्चर्स जी, बहुत अच्छा उन्होंने शोध करके लिखा था, आचार्य जी ने भी उसके बारे में खूब बात करी थी। तो अभी उनसे थोड़े दिन पहले अगर लिंक आप शेयर करें हमारे साथ, और हमने अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला तो वो हमारे जो भी मतलब ऑडियंस है उन तक पहुंच पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको उसका लिंक भी शेयर करूंगी, और जो रजस्वला परिचर्या का जो मैंने पूरा डिटेल बताया उसका भी लिंक शेयर करूंगी आपके साथ। तो प्लीज आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो लिंक लेकर आप इन चीजों के बारे में इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं। ग्रेट, आई थिंक दैट विल बी रियली बेनिफिशियल, क्योंकि उसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आज के समय में नहीं दिखती है, और वो जो आपके इक्वालिटी के क्वेश्चन पे और यही इस पूरे एपिसोड से रिलेटेड आती है, वो आती है कि जब प्यूबरिटी शुरू होती है भारतीय विधान में, उस टाइम से जो लाइफस्टाइल है वो नारी का और नर का अलग अलग होने शुरू होते हैं। हम उस लाइफस्टाइल में अब कोई चेंज नहीं करते, बिल्कुल एक सा दोनों को बना रखा है। आप किसी सैनिटरी पैड का ऐड देख लीजिए, व्हाट आर दे ट्राइंग टू से, कि ये जो मेंस्ट्रुएशन है इट इज, मतलब ये बहुत ही बेकार चीज है, इससे अपने आप को फ्री करो। उसको अपने आप को फ्री करने के लिए आप फलाना सैनिटरी नैपकिन यूज करो एंड देन यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट। आप फलाना टैम्पॉन यूज करिए, यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट। आई हैव सीन वीडियोज ऑन यूट्यूब बाय प्रोमिनेंट पॉडकास्टर्स आल्सो, जो एक तरीके से कहते हैं कि भाई जब तक भारत में सैनिटरी पैड्स वेस्ट से नहीं आए थे ना, भारत डार्क एजेस में था। तो ये वो जो इस टाइम पे ये जो किया जाता है कि ये इसलिए कि भाई कोई फर्क नहीं है उन 5 दिनों में और बाकी दिनों में, जबकि हम ये बात शुरू से ही कर रहे हैं कि ये फर्क तो है ही, और आपको क्यों नहीं करना है। आप जब एक्सेसिव काम करोगे आपको शक्ति को बचाना है, बॉडी को रेस्ट देना चाहिए उस टाइम पर, जो हम नहीं दे रहे, जो हम इग्नोर कर रहे हैं, और उसका लॉन्ग टाइम में काफी मतलब जो इफेक्ट है, जो रिपल्सर उससे होगा, मतलब वो सही नहीं होगा। वो सही नहीं होगा, उसके दो तरीके से वो सही नहीं होगा। पहला सही ये नहीं होगा कि उसी समय इमीडिएटली, फॉर एग्जांपल आजकल एक बड़ा फैशन है कहने का कि बिल्कुल एक्सरसाइज करिए, आप योगा भी करिए, जबकि अभी हमने इनफैक्ट योगा डे पे हमने स्पेशल एक एपिसोड इसलिए इसके बारे में बात करी थी, वो हमने रिलीज भी किया था यूट्यूब पे, कि उस अपने पीरियड्स को नॉर्मलाइज करने के लिए आपको कौन से योगा और प्राणायाम करने हैं, और वो आपको
ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन नहीं करने हैं, रेगुलर डेज में करने हैं। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, पीरियड्स के टाइम पे कोई व्यायाम नहीं करने हैं, कोई एक्सरसाइजिंग नहीं करनी है, कोई वेट ट्रेनिंग नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अगेन जो मसल्स की सिचुएशन होती है, हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है, आप हार्मोन्स के सिक्रेशन को डिस्टर्ब करते हैं। हाँ, तो जो होना चाहिए वो नहीं होता और जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है। तो क्या हुआ? इम्बैलेंस हो गया। तो मतलब आप कह रहे हैं कि और भी ज्यादा मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है मसल्स का, तो बिल्कुल, इसलिए उसको रेस्ट देना चाहिए उस उसको टाइम मैंने पे। बताया ना, शक्ति का क्षय होता है। अब क्या हम्म। आपकी बॉडी के अंदर से कोई चीज है आपके पास, मान लीजिए आपको कहीं पैसा खर्च करना है, आपका रेगुलर जो नॉर्मल है वो खर्च होगा और आपकी सेविंग्स रखी हुई है, तो अगर आपको उसकी जरूरत है तो क्या करते हैं? अपने सेविंग्स में से निकाल लेते हैं ना। और जब तक अगर आपने सेविंग को अपनी रिप्लेनिश नहीं किया, आपके पास 1000 रुपया थे, उसमें से आपने 500 रुपए निकाल लिए, यूज कर लिए। अब अगर आप जब तक उसको 500 रुपए रिप्लेनिश नहीं करेंगी, आपका कोष जो है, आपका जो फंड का पूल है वो कम हो गया ना, 500 ही रहा। तो अगर आप चाहती हैं कि वो आपको आगे के समय में काम आए, तो आप उसको वापस रिप्लेनिश करेंगी, 500 रुपए डाल के फिर से 1000 करेंगे। एसेंशियली हम रजस्वला परिचर्या में ये सब करके, मैं पीरियड्स के टाइम पे ये सब करके हम क्या कर रहे हैं? उस कोष को खाली करते जाते हैं, उस पूल में से लेते जाते हैं, तो और उसको रिकॉम्पेंसेट करते नहीं है। तो क्या होगा? ग्रेजुअली फिर जब 30 साल की आयु में आप कंसीव करने की कोशिश करेंगे, नहीं कर पाएंगे। 35 साल की आयु में जब आपकी बिजनेस बढ़ेगी, आप हायर ज्यादा सीनियर पोजीशंस पे जाएंगे, एक्चुअली आपका काम बढ़ेगा, आपका मेंटल काम स्ट्रेस बढ़ेगा, उसको डील करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर कुछ नहीं है। और शायद यही हम लोग फिर सप्लीमेंट वी एंड अप टेकिंग, मतलब इतना सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं, कैल्शियम ले लो, विटामिन सी ले लो, ई ले लो, मतलब D3 ले लो, मतलब हम क्या कुछ नहीं करते जो कि इतने आसान तरीके से हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा इन सब चीजों के बारे में आपसे बात करके, और काफी सारे जो मतलब चीज है जिसके बारे में मुझे खुद नहीं पता था, मुझे जानने को मिला। मैं कोशिश करूंगी कि मैं खुद उसे इम्प्लीमेंट करूं अपने मतलब लाइफ में जितना मेरे से हो पाए, और मैं और जानूंगी आपके उस जो लिंक आपने शेयर किया है मेरे ऑडियंस के साथ भी, उसमें जाके इसमें और इन डेप्थ पढ़ना चाहूंगी। क्योंकि मतलब आगे के मतलब मैं कहूंगी कि बिजी लाइफ में और लॉन्गर मतलब अगर आप विजुलाइज करें पूरी जीवन में, तो हर किसी का सपना होता है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। क्योंकि अगर हेल्थ ही अगर अच्छा नहीं है, आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है, तो फिर जीने का कोई मीनिंग भी नहीं रहेगा, कोई महत्व नहीं है। अगर मेरे पास पैसे हो जाएं और मैं उन पैसों से खा ना पाऊं, घूम ना पाऊं, तो उसका कोई महत्व नहीं है। आई थिंक जो इन्होंने आज बोला है वो बहुत अच्छी चीजें बोली है। हमें कभी कभी लगता है ऐसा कि अगर हम शायद उसे फॉलो करेंगे तो हम मॉडर्न नहीं कहलाएंगे, या फिर मतलब लोग हमें दकियानूसी समझेंगे। तो आप प्लीज, अगर आपको लगता है तो आप उस लिंक्स में जाइए, इन डेप्थ अपना पहले नॉलेज बढ़ाइए, समझिए, सोचिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं आप सब पे छोड़ती हूँ कि आप वो देखिए कि कितना महत्व वो रखता है, और क्यों। पहले तो मुझे लगता है ज्ञान जो आपने हमें दिया वो हमें समझना है खुद को, और समझने के बाद आप उसे अपनाइए और पास इट ऑन टू योर कमिंग जनरेशन। क्योंकि अगर हम अपने पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीजें नहीं बांट रहे और सही तरीके से नहीं बांट रहे, जो आपने बहुत मतलब अच्छे तरीके से बताया कि हम सिर्फ बता दे रहे हैं कि जैसे थर्सडे को ये चीज नहीं करना है, खाना नॉनवेज नहीं खाना है। अब वो मतलब हमारे खुद मम्मी पापा एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि थर्सडे को ऐसा क्या होता है कि नहीं खाना होता है। वो बात अलग है कि आप अगर मतलब सप्ताह में कुछ कुछ दिन अगर आप नहीं खाते हैं तो उससे आपके बॉडी को एक ब्रेक मिलती है। तो ये जो चीजें वो हम लोग साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो चीजें लुप्त होती जाती हैं। तो आप प्लीज इसके बारे में डिटेल में जानिए, समझिए, और जितना हो सके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। एंड कीप वॉचिंग माय पॉडकास्ट, जिसमें मैं अलग अलग तरह की इस तरह की अनसुनी अनकही कहानियां आपके लिए लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद। थैंक यू दिव्या जी। ये बहुत ही मतलब मुझे आश्चर्य हुआ ये सब चीजें मतलब जान के कि इतना कुछ इन डिटेल है, इतना एंड डिटेल इससे है। मतलब कैंसर मतलब बच सकता है मैम। कैंसर बच सकता है, आपके सारे IVF सेंटर कम से कम हाँ। 50% तो बंद ही हो जाएंगे। बंद ही हो जाएंगे। हाँ।